नमस्कार, यूथ मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रताप अभिषेक। साथियों, आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन एक ऐसा समाज जिसको हम सभी जनजातीय समाज कहते हैं, वो उस समाज तक आज़ादी के इतने समय बाद भी क्या सरकारों की योजनाएं उन तक पहुंची हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी समय समय पर हमारे समाज में से कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जो उस वंचित समाज के लिए अपने कार्यों के द्वारा सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक आज हमारे साथ गेस्ट हैं जिन्होंने शिवपुरी ज़िले में सहरिया क्रांति के नाम से एक ऐसी सहरिया जो जनजाति है उसके लिए कार्य किए हैं, जो हम सभी के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आज हमारे साथ हैं संजय बेचन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और सहरिया क्रांति के संस्थापक भी। तो उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और क्या उनकी ऐसी प्रेरणा रही जिससे कि उन्होंने इस प्रकार के आंदोलन को प्रारंभ किया। सर, सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, अमूमन हम देखते हैं कि जिस समाज से हम आते हैं उस समाज में जो हमारे जनजातीय भाई हैं उनके लिए हम देखते हो उतनी ज़्यादा हमें दिलचस्पी नहीं रहती, खासकर शहरी इलाके में। तो सर, आपको ऐसा क्या एक इंसिडेंट रहा या बचपन में कुछ यादें जैसे कि आपने इस प्रकार का जो आंदोलन है वो स्टार्ट किया? देखिए, अपना शिवपुरी ज़िला लगभग सहरिया बाहुल्य जिला ही है। यहाँ के ग्रामीण अंचलों में कदम कदम पर सहरिया समुदाय के लोग रहते हैं और ये जनजाति मैं मानता हूँ कि देश की सबसे अति भोली और सीधी सच्ची जनजातियों में शामिल है। और उसी का कारण ये रहा कि ये कदम कदम पर शोषण और दमन का शिकार होते रहते हैं। और आज़ादी के आज 75 साल बाद भी इस जनजाति तक कोई भी ऐसी कोई विशेष वो नहीं पहुंच पाई है शासन की मतलब कृपा दृष्टि जिसे कहें या शासन की नज़र कि जिससे इनका उद्धार हो सके। जबकि इनके लिए जो भी योजनाएं आती रही हैं उस पर दबंग लोग काबिज हो जाते हैं और सरकार उनसे उन्हें मुक्त भी नहीं करा पाती है। और यही इनके शोषण का सबसे बड़ा कारण है कि ये आज अपनी ज़मीनों पर भी काबिज नहीं है, ये अपने राशन कार्ड से राशन तक नहीं ले पा रहे हैं। और सरकार कहती है हम इन्हें सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वो सुविधाएं बिचौलिए खा रहे हैं, इन तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंच रही है। मैं प्रारंभ से ही पत्रकारिता में मेरी रुचि रही, तो जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया तभी से देखता रहा कि यहाँ के ये दीन दुर्बल अति विशेष जनजाति के लोग सहरिया भाई काफ़ी परेशानी का जीवन जी रहे हैं। लोग इनसे नफ़रत जैसी स्थिति रखते हैं, पास आने पर पानी डालकर अपने आप को शुद्ध करने जैसी प्रवृत्ति जो समाजों में पनपती रही। तो मुझे लगा कि ये इतना भोला भाला आदमी है कि इससे कैसा भी बर्ताव करो ये आपका बुरा नहीं मानता। तब मुझे लगा, अंदर जाके मैंने देखा और जब समझा, तब पत्रकारिता के रूप में भी मैं कई बार गाँव में पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा, तो गया गाँव में, तो अब जो दुर्दशा सहरानों की देखी उसे देखकर मेरा दिल द्रवित हो उठा। और मुझे लगा कि वास्तविक तौर पर यदि मुझे कुछ करना है तो इस जनजाति के उत्थान के लिए मैं अपना जीवन समर्पित करूंगा। इसके अतिरिक्त मैंने एक प्रण लिया कि मैं एक समय का भोजन अपने आदिवासी भाई की टपरिया पे ही करूंगा, जिससे किसी समाज से छुआछूत और वैसी जो भ्रांतियाँ चल रही हैं वो मिटें। शुरुआत की बात करें, विवाद सबसे पहले जो हुआ था वो एक आश्रम को लेकर हुआ था, उसमें आदिवासियों की ज़मीन कुछ जा रही थी। वो उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बिनेगा गांव है जो काफ़ी वर्षों से वहाँ आदिवासी भाई अपने मकान बनाकर वहाँ रह रहे हैं। टपरे में उनके मकान गाय के घास भूस की झोंपड़ियाँ बनाई अपने रहने लगते हैं। तो काफ़ी समय से वो लोग वहाँ रह रहे थे। तो वहाँ पर एक आश्रम है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन आश्रम के लोगों की नज़र पड़ी कि ये काफ़ी बीघा ज़मीन है और इस ज़मीन को यदि हम अपने कब्ज़े में ले लेते हैं तो आश्रम की उपज और आश्रम के काफ़ी मतलब आमदनी में बढ़ोतरी होगी और इनको यहाँ से खदेड़ देते हैं। तो जब उनके प्रति ये कुचक्र रचा जा रहा था तब मैंने उस आश्रम को लेकर एक बात रखी आश्रम के प्रबंधकों से भी और कई लोगों से। मैंने बताया कि आपकी जो सीमाएं हैं वहाँ तक आप रहें, गरीब आदिवासियों को वहाँ से अपन को बिल्कुल हटाने के बारे में सोचें भी ना। जब मैंने ये सारा विरोध किया तो मेरे खिलाफ काफ़ी हमले हुए, मतलब मौखिक हमले, शाब्दिक हमले और सोशल मीडिया पर और इन पर उनके जो भक्तगण होते हैं, आप जानते हो कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कुछ लिख दिया जाए या उसको थोड़ा सा आहत किया जाए तो आप पर हर तरह के अटैक हमले किए जाते हैं, जिससे कि आपकी छवि धूमिल हो, आपको
लोग नापसंद करने लगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितने आक्रमण और जितने हमले और शाब्दिक हमले उस तरफ से हुआ, उतना मुझे नैतिक संबल मिला। शहरी जनजाति के लोगों को, भाइयों को ये समझ में आया कि ये व्यक्ति वास्तविक तौर पर हमें बचाने के लिए कम से कम कोई तो है शिवपुरी की धरती पर जो लड़ रहा है। और वो लड़ाई मुझे खुशी है कि उनको पट्टे दिलवा पाया मैं, और आश्रम को अपनी हदों तक ही रहने दिया। आज वो पूरा गांव वहाँ बसा हुआ है और आदिवासी खुशी से अपना वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। नियम भी है कि जो आदिवासी समाज है उसकी ज़मीन कोई अन्य समाज का व्यक्ति नहीं ले सकता। बिल्कुल, ये कानून तो बहुत कुछ है आदिवासियों के हित में, लेकिन उनका पालन कितना हो रहा है। आज आदिवासियों को जो शासन ने 2002 में पट्टे दिए थे, उनको आवास मतलब उसके लिए कृषि कार्य हेतु जो पट्टे दिए थे, आज 90% पट्टों पर दबंग और बाहुबली लोग काबिज हैं। नेताओं के चाटुकार लोग शामिल हैं, नेताओं के चमचे शामिल हैं, जो उनके उस समय पोलिंग मैनेज करते हैं। ऐसे लोग उनकी ज़मीनों को कब्जाए हुए हैं और आदिवासी आज भी खेतीहर मजदूर बना हुआ है, अपने ही खेतों में मजदूरी करने को विवश है। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सैकड़ों योजनाएं अभी तक जारी हो चुकी हैं इनको सशक्त करने के लिए, इन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। और अभी जब गौरव दिवस भी मनाया गया, तो फिर भी सरकारें क्या सिर्फ वादे तक ही सीमित हैं या ग्राउंड पर भी कुछ आपको दिखता है कि सरकार की योजनाएं हैं उनसे सशक्त हो रहा है ये समाज? सरकार के यदि वादों को और घोषणाओं को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वास्तविक तौर पर ये 21वीं सदी में राम राज्य आ चुका है। लेकिन आप जब ज़मीनी हकीकत इसकी देखोगे तो ये केवल कपोलकल्पित बातें हैं। ज़मीनी जो वास्तविक हितग्राही है उस तक कितना लाभ पहुंच पा रहा है और कैसे लाभ मिल पा रहा है, इसकी आप खुद ज़मीनी पड़ताल करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आवास की कुटीरें हैं, करीब 20 से 25 हज़ार रुपये रिश्वत दिए बिना उन्हें वो कुटीरें हासिल नहीं हो पा रही हैं। इतने साम दाम दंड भेद बता दिए जाते हैं कि आदिवासी भाई मजबूर होकर यहाँ वहाँ से खेती की ज़मीन को गिरवी रखकर या अन्य किसी अपने रकम चांदी की करधोनी या कोई तोड़ी है या कुछ जो उन्हें रख के इनको रिश्वत दे के अपनी उन योजनाओं का लाभ ले पा रहा है। तो इसे आप कैसे कहेंगे कि ये सारी योजनाएं फलीभूत हो रही हैं और सही चल रही हैं? जो चीज़ मूल्य देकर ली जाती है वो खरीदी जाती है। तो इसमें उनको शासन का कोई योगदान ऐसा नज़र नहीं आता। उन्हें यही लगता है कि हमने तो पैसा दिए तब हमें ये चीज़ मिली है। और जो विवाद हुआ था जिसमें आपकी गाड़ी पर हमला हुआ था, तो इस तरीके से ये आपको कभी डर नहीं लगा या सामाजिक तौर पर जो हमारे समाज में है बहिष्कार की एक जो वो रहती है कि जो व्यक्ति समाज से हटके कोई कार्य करता है तो सभी लोग उसके तरफ एक तरीके से निकृष्ट भाव से देखने लगते हैं, तो आपने ये सब फेस किया क्या? देखिए, समाज में दो वर्ग हमेशा रहे हैं, एक सज्जन लोगों का और एक दुर्जन लोगों का। आप यदि सज्जन हो तो दुर्जन लोग आपको कभी पसंद नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लेना, और आप दुर्जन हो तो सज्जन लोग आपको कभी पसंद नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ कर लेना। ये चाहे भगवान राम का युग रहा हो, चाहे भगवान कृष्ण का युग रहा हो। यदि राम थे तो रावण भी था और कृष्ण थे तो कंस भी था। तो हमेशा दो विचारधाराएं चलती रही हैं धरती का जब से सृष्टि हुई है। आप भगवानों के युग से सोचो, शंकर जी के समय भी राक्षसों के उत्पात चलते रहते थे। तो ये हमेशा चलता रहता है। आपसे 100% लोग खुश कभी नहीं हो सकते। यदि 100% लोग आपसे खुश हैं तो 100% कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलत हो जो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हो लोगों को। 100% लोग किसी से संतुष्ट नहीं होते। इसी तरह जब यहाँ पर मजदूरी की हालत है, एक प्रसंग पुराना है, हातोद गांव में वहाँ के कई आदिवासी भाई रोते बिलखते पैदल चलते हुए, बहनें भाई बच्चे मेरे पास आए कोठी पर और सीधा आकर बोले, भाई साहब बचा लो, भाई साहब बचा लो। मैंने अरे हो क्या गया, किस बात पे मतलब इतने व्यथित हो? कि भाई साहब हमें मजदूरी हमने कहीं पढ़ी, आपने पंचायत लगाई है और उसमें मजदूरी की दरें 200 रुपये आपने कर दी है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कम से कम 200 रुपये तो मजदूरी, आपको इतना 9-9 घंटे श्रम करते हो तो मिलना चाहिए। तो भाई साहब हमें तो 35 रुपये मिल रहे हैं, हमारे बच्चे बंधुआ हैं, साल भर पहले एडवांस लिया तो अब छोड़ते नहीं हैं। 14-14 घंटे कुछ दबंग लोग मजदूरी करा रहे हैं अपने खेतों पर, हमें बिल्कुल मतलब सूरज नहीं देख पा रहे, हमारी बहुत बुरी हालत है। इस पूरी बात पर लेके मैंने कहा नहीं, इस तरह की तो मजदूरियाँ आज के युग में जायज़ ही नहीं है कि 3550 रुपये आपको दिए जा रहे हैं। इसके लिए मैंने कहा मैं आंदोलन करूंगा और गांव के लोगों से बात करूंगा कि मजदूरी की दर उचित की जाए, जिससे आपके अभी परिवार का संचालन सही से हो सके। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं हातौद गांव गया। तो जब वहाँ से मैं लौट रहा था तो रास्ते में जो दबंग लोग थे जो मेरी बातों से आहत थे, उन्होंने 20-22 की संख्या में थे, वो लाठी लोहांगी बंदूक तलवार फरसे पत्थर सब इकट्ठा करके उनने आड़ा ट्रैक्टर लड़ाकर, मेरी इनोवा कार थी उसमें 2-3 जो 5 आदिवासी भाई बैठे थे, तो रोक के गाड़ी को उनने एकदम मेरे पे हमला किया। मेरे बुरी तरह मेरे पे लाठियाँ तलवारें मारी, जिससे मेरे घायल भी हुआ था, बंदूकें भी चलाई, मोबाइल लूटे और यही कहा कि आज के बाद ये जागृति की बातों को भूल जाना, नहीं तो तुम्हारी
मतलब हाँ। सांसें चलने नहीं देंगे। ये सारे प्रसंग झीलें, जितनी फूलमालाएं नहीं बहनी उतनी ज़्यादा तो लठ और तलवारों से हमले हुए मेरे ऊपर। मुझे खुशी है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे जो कुछ मिलता है उसके बदले वो स्वीकार है। जी। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये सब परिस्थितियों के बावजूद भी आप इस पथ पर कैसे आगे बढ़ते रहे? आपको क्या चीज़ वो मोटिवेट करती रही? मोटिवेट यही लगे, करना चाहे इंसान मगर जो कर ना सके, इतना मुश्किल कोई भी काम नहीं होता। इसलिए मैंने यदि ठान लिया था कि मुझे सहरिया जनजाति का सम्मान दिलाना है, सहरिया भाई को वास्तविक तौर पर वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो अन्य समाजों को सहजता से प्राप्त हैं। आज उनके बीच में से बिचौलिया, दलाल और दबंग जो उनको परेशान करते हैं, ये सारे हट जाने चाहिए और खुशहाली का माहौल हो, हम सब एक बराबर एक समान भाव से रह सकें, उनके साथ कोई भी निम्न स्तर का बर्ताव ना कर सके, उनकी बहन बेटियां खुशहाल जीवन जी सकें, आराम से अपना बस्ती में गुजर बसर कर सकें, बच्चे भी खेल सकें, स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकें, सब तरफ उनको जो भी योजनाएं आ रही हैं उनका लाभ ले सकें। उसके लिए मैं कर्तव्य पथ पर अड़े हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ हद तक ही सही लेकिन अपने सबसे दीन दुर्बल, भगवान समान, भोले भाले सहरिया भाइयों के लिए कुछ तो कर पा रहा हूँ। तो सर अब आगे आपके संगठन का विस्तार होगा। आप क्या आपके फ्यूचर में, मतलब चूँकि हम देखते हैं कि संख्या तो जनजातीय समाज की सहरिया भी उसमें एक है, लेकिन जनजातीय समाज पूरे मध्य प्रदेश में है, तो आप अपने इस संगठन का विस्तार आगे भविष्य में करना चाहते हैं? क्या आपके मतलब विचार है आगे? देखिए, संगठन तो एक है लेकिन इसका नाम मैंने सहरिया क्रांति आंदोलन रखा है। सहरिया क्रांति ठीक उसी तरह है जिस तरह कभी हरित क्रांति, कभी कोई क्रांति, उत्थान के लिए क्रांतियाँ चलती रही हैं, लेकिन इस जनजाति के लिए वास्तविक तौर पर शांति के साथ क्रांति की ज़रूरत थी। और क्रांति ये नहीं थी कि आपको तलवार लेकर लड़ना है, लाठी लेकर किसी को मारना है। आपको क्रांति थी कि हम अपने ये नशा को छोड़ सकें, व्यसनों से दूर हो सकें, हम अपने जो अधिकार हैं उनको जान सकें, बच्चों को स्कूल भेज सकें, अपने खेतों पर अपने काबिज हो सकें, अपने कब्जे ले सकें, रिश्वत से मुक्त हो सकें, साहूकारी कर्ज जाल से बच सकें। क्रांति का मतलब वो था कि सहरिया क्रांति का केवल वो मैंने उद्देश्य रखा कि जो अपने अधिकार ले सकता है और जो अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव चाहता है वो आदमी सहरिया क्रांति आंदोलन से जुड़े। और आज आप सब लोग सहरिया क्रांति आंदोलन से जुड़े हैं क्योंकि ये पहला एक ऐसा संगठन है या ऐसे अपन आंदोलन कहें जहाँ पे कोई गवर्नमेंट से ना तो कोई हम अनुदान, ना कोई दान, ना दक्षिणा या कुछ नहीं, केवल ज्ञान वितरित करते हैं। और ज्ञान वितरित करने के लिए मुझे कहीं धन की ऐसी अभाव नहीं लगता और ना ही मुझे कभी ज़रूरत ऐसी महसूस होती। चलिए सर, ये तो सहरिया क्रांति के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा, मैं चूँकि खुद पत्रकारिता का छात्र हूँ, तो आज के समय में पत्रकारिता का जो स्वरूप बदल रहा है, सोशल मीडिया पे जो जिस तरीके से कंटेंट आ रहा है, तो आपको क्या लगता है एक पत्रकार के रूप में जो समय आपका था प्रिंट मीडिया का, अब उसमें क्या बदलाव आप देखते हैं? और एक पत्रकार को किन किन चीज़ों से अपने आप को आज के समय में परिपूर्ण करना होगा जिससे कि वो आज टिक सके? देखिए, पहले पत्रकारिता लगभग 75% एक मिशन था जी, जो कि एक कुछ न कुछ समाज उत्थान के लिए कार्य करने की ललक रखते थे। वो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आते थे। उस समय पत्रकारिता एक काफ़ी मतलब अच्छा वो क्षेत्र माना जाता